अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी हारती है तो इख्तलाफात की खबरें भी आती हैं, और पाकिस्तान टीम जब भी नाकाम होती है तो कप्तान पर भी सवालात उठते हैं, और जब भी नाकाम होती है तो ये सवाल भी होता है कि क्या कप्तान बदलने से हालात बेहतर हो जाएंगे। ये ग्रोहबंदी की खबरें भी तब आती हैं जब पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ता है या मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों भी पाकिस्तान टीम के हालात यही हैं। जब आप हारे हैं तो आप पर तनकीद हो रही है, टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों से खुश नहीं है, खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। गो के अभी किसी भी तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर बयानात नहीं आए हैं, लेकिन क्रिकेट के हलकों में जो बात हो रही है ये वही हलके हैं जिनके साथ टीम मैनेजमेंट भी बातें करती है और जिनके साथ कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक मरतबा से फिर पाकिस्तान में ये बहस है कि क्या पाकिस्तान में 3 फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए या फिर हर फॉर्मेट का अलग कप्तान होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान बनाया है और शान मसूद को टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान बनाया है। ये भी एक बड़ा निराला सा फैसला है इस लिहाज से कि वनडे का कप्तान किसी को बनाया ही नहीं, और उसकी वजह भी एक वजह यह है कि अक्टूबर नवंबर में शायद पाकिस्तान ने अब अगला वनडे खेलना है, जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। तो इस सूरत हाल में हम अगर ग्रोहबंदी है जिसकी इतलात सुनने को मिलती हैं, ख्यालात का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस हवाले से जो कि बाखबर हल्के हैं, वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोहबंदी ज़रूर है। इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और कप्तानों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और क्या वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े संजीदा मसाइल का उसको सामना है और मुश्किलात का शिकार है, इस पर बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़, बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है भाई। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आप बताइएगा खैरियत से हैं, और यकीनी तौर पर आप क्रिकेट से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़बरें आप तक पहुंचती होंगी जब आप गोल्फ़ खेलने के लिए जाते होंगे या कहीं चाय पर लोग आपसे मिलते होंगे। ये जो एक बहस है जनरल साहब के पाकिस्तान में 3 फॉर्मेट हैं, कप्तान एक हो तो मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं, एक सोच ये है कि हर फॉर्मेट का अलग कप्तान हो। आपके ख़्याल में ये जो मौजूदा हालात हैं और 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उसमें एक कप्तान ही बेहतर हल है या फिर हर फॉर्मेट का अलग कप्तान वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टीम की क़यादत कर सकता है? हाफिज़ देखो, इसमें जो कप्तान, पहली बात तो ये है कि आपके गैर यकीनी हालात हैं। आपके बोर्ड के चेयरमैन एक चेंज होता है, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर अब तीसरे आ गए हैं, और मालूम है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद क्या सिचुएशन होगी जब, और फिर आपके कोचेस भी तब्दील हो गए, फिर आपने डायरेक्टर भी बना दिया, फिर आपने चीफ सेलेक्टर किसी और को बना दिया। बात यह है कि जब आपके गैर यकीनी हालात होते हैं तो उसमें लोग जो हैं वो अजीब मतलब कश्मकश का शिकार रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक पहले बात मैं कर लूँ आपको ग्रोहबंदी की। देखो, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लो तो कब ग्रोहबंदी नहीं हुई। मियां आजाद को कप्तान हटाया, इमरान के खिलाफ हो गया, सलीम अपना ये वसीम अकरम के खिलाफ भी हो गए। मतलब ये चीज़ें तो आपकी चलती रहती है। इन चीज़ों का हल जो है वो एक मेरे ख्याल में हल ये है कि पहले तो आप गैर यकीनी हालात को बेहतर करें ना, स्टेबिलिटी तो लाए। आप क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी लेके आए, आप अपने जो सिलेक्टर्स और आपके कोचेज हैं उनमें स्टेबिलिटी लेके आए, और दूसरा कप्तान जो है वो आपको अनाउंस कर देना चाहिए। ये एक सीरीज का कप्तान जो है ना, वो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें फिर ये है कि वो कप्तान अगर फेल हो जाए फिर ग्रोहबंदी शुरू हो जाती है, फिर हर आदमी कप्तान बनने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में कम से कम कुछ अर्सा तो उनको देना ही चाहिए, कोई 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए अनाउंस कर देना चाहिए कि आपको ये कप्तान है, ताकि लोगों को फिर ये ग्रोहबंदी का मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाए और एक ही कप्तान के नीचे करते रहे। दूसरी बात ये है कि आपने ऐसे मौके के ऊपर कप्तान को बदला जबकि आपका ये वर्ल्ड कप आपने ख़त्म किया, तो आपको मालूम है कि आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर था, फिर आपका न्यूजीलैंड का टूर था, दरमियान में मेरा ख्याल और भी आप लोगों ने को T20 मैचेस खेलने हैं। तो बेहतर तो मेरे ख्याल में बेहतर यही था कि बाबर आजम को आप कप्तान रहने देते टिल T20। ठीक है, या जो जब भी आपका वनडे जब भी शुरू होना है उसको आप रहने देते, क्योंकि उसमें तो ठीक है वो फेल हुआ, उसकी अच्छी कप्तानी शायद नहीं थी, कोई टीम की परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी। बहरहाल
जब आप एक कप्तान को निकाल देते हैं तो फिर आपको ये समझ नहीं आती कि आप दुनिया का नक्शा देख लेना, उस वहाँ भी कोई हर फॉरवर्ड, तीनों फॉरवर्ड का एक कप्तान नहीं है। कोई एक दो मुल्क होंगे जिनमें तीनों फॉरवर्ड का एक कप्तान होगा, लेकिन जनरली कप्तान जो है वो T20 का मुख्तलिफ हो जाता है, टेस्ट का मुख्तलिफ हो जाता है। अभी आप देखें ना, आपने टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया शान मसूद को। शान मसूद इज अ वंडरफुल प्लेयर, वो कप्तानी भी पहले करता रहा है, लेकिन आपने उसको कभी टीम में नहीं रखा। जब आपको टीम में रखेंगे नहीं, जब उसका कम्युनिकेशन अपने प्लेयर्स के साथ नहीं होगा, तो फिर वो कप्तानी बेचारा क्या करेगा। उसको तो अंडरस्टैंड करना है पहले हर बंदे की साइकी की, उसके तरीकाकार, उसको समझाने का। तो लड़का तो वो अच्छा है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अगर आप उसको टीम में रखते और मैचेस खिलाते तो शान मसूद एक अच्छा प्लेयर भी है, अच्छा कप्तान भी साबित हो सकता था। अब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया। देखो वो यंग आदमी है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक दो मैचेस अगर आप लाहौर कलंदर के जीत जाए और उसके बेसिस के ऊपर आप कप्तान बना दें तो मेरा ख्याल ये भी कोई अच्छी सोच तो नहीं है। आफ्टर ऑल आपका रिजवान जो है आपकी बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, तो वो भी तो कप्तानी मुल्तान सुल्तान की करता ही रहा है। बिल्कुल। अपना शान मसूद भी कप्तानी करता रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमाद वसीम भी कप्तानी करता रहा है। तो आप एक कप्तान को अनाउंस करें कि जी 1 साल जिसको मर्जी बनाए, आई डोंट केयर, मतलब आप तीनों फॉर्मेट का अलहदा बना दे और वनडे का भी अभी अनाउंस कर दे कि वनडे का कप्तान जो है वो बाबर आजम ही होगा या जिसको और भी बनाना। मैं समझता हूँ कि कप्तानी एक आर्ट है, हर आदमी जो है वो अच्छा कप्तान साबित नहीं हो सकता। कुछ तो बॉन्ड होते हैं जिनमें मतलब पैदाइशी सलाहियत होती है कि जो अच्छे कप्तान बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको ट्रेन करना पड़ता है। जब आपने एक लड़के का सोच लिया है कि ये यंग है, 20, 21, 22, 23 साल का लड़का है, तो आप उसको वाइस कप्तान बनाएं ताकि उसको एक प्रैक्टिस भी मिलती रहे और उसको कप्तानी का जो सिलसिला है जो वो समझ आए कि किस तरीके से करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये कहूँगा कि जब ये हालात आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आपकी स्टेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड में भी आएगी और इनके डिसीजन मेकिंग में भी एक स्टेबिलिटी होगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठेगा, वो डिसाइड करेंगे, कुछ लोगों से जो भी चेयरमैन आएगा वो लोगों से मशवरा भी करेगा, उसका अपने भी ख्याल होंगे। अब जैसे मोहसिन नकवी साहब का सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अभी फिलहाल तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में आएंगे, तो वो एक मीडिया का आदमी है, वो हो सकता है उसकी सोच विचार भी अच्छी हो और उससे फॉलो भी किया हो, क्योंकि अपना उनका एक चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू भी चलते रहते हैं, बहस भी होती रहती है। तो बहरहाल मैं तो कहता हूँ 2 चीजें मैं जरूर कहूँगा, जो भी चेयरमैन आए क्रिकेट बोर्ड का उसको मिनिमम आपको 3 साल तो देने ही चाहिए। ठीक है। रमीज राजा को आपने निकाल दिया, नजम सेठी को निकाल दिया, ज़का अशरफ को निकाल दिया, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हर चेयरमैन जो है वो अपना एक विजन लेके आता है और वो उस वक्त तक विजन अपना नहीं दे सकता जब तक कि उसको अपना ही ना पता हो कि उसे यहाँ ठहरना है या नहीं ठहरना। तो जब वो उनकी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर आपकी टीम में भी इंस्टेबिलिटी रहेगी, जब आपके ना कोच होगा ना सिलेक्टर होगा तो उनमें भी इंस्टेबिलिटी रहेगी। सबसे अच्छा तरीका एक कम्युनिकेशन का है ना, जब आपका एक कम्युनिकेशन किसी के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आपको लोग अंडरस्टैंड भी करना शुरू करते हैं कि यार इस कप्तान की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो उधर बातें करेगा, उधर बातें करेगा, उधर बातें करेगा। अच्छा जनरल साहब, ये जो इस वक्त एक T20 लीग्स की भरमार है दुनिया भर में और पाकिस्तान के खिलाड़ी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो T20 लीग्स में उनको रुकावट ना पेश आए और किसी किस्म का उन्हें उधर से कोई ना रोक पाए कि वो T20 लीग्स में शरीक हों, आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कुछ बेहतर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है? क्या आप इस सोच को समझते हैं कि मैं प्लेयर्स की तादाद को बढ़ाना चाहिए या फिर खिलाड़ियों को जो माली तौर पर अगर आप किसी को लीग से रोकते हैं उसका जो माली नुकसान है वो पूरा करने की तरफ जाना चाहिए, या फिर खिलाड़ियों को आज़ाद कर देना चाहिए कि जहाँ जिसका दिल चाहता है चला जाए? हाँ, आई एम सॉरी हाफिज, मैं इससे तो एग्री नहीं करता। देखो बात ये है कि आप जो नेशनल प्लेयर है ना, जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, उसको बहुत पैसा मिल रहा है। अभी मतलब मुझे तो सही बात नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ कि जैसे बाबर आजम को 65 लाख रुपया महीना मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अभी 65 लाख आप बोलो ना, आप देखो कि मतलब मुझे नहीं मालूम वो कितना पढ़ा लिखा लड़का है, तो ठीक है बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ऑल्दो मैं
लोग उसको कहते हैं कि जी नंबर 1 क्रिकेटर। मैं उसको नंबर 1 क्रिकेटर इसलिए नहीं कहता हूँ कि जो आदमी 50 करता है फिर उसको 100 भी करनी है। अब 50 के ऊपर आप कह दें कि ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है और कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मारता है, तो बहरहाल उसको भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम में बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं है ना, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि उससे टीम के लिए खेलना है, ना कि इंडिविजुअल के लिए खेलना है। ठीक है। तो अगर जो आदमी पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलना चाहता, जैसे हारिस रऊफ ने कहा जी वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा तो जाके लीग खेलनी शुरू करें, निकाल दें उसको आप पाकिस्तान टीम से, बिल्कुल उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। आपके पास बहुत बैकअप है आजकल, आपको PSL से भी मिला हुआ है, आपको ये डोमेस्टिक क्रिकेट से भी मिला हुआ है, आपको ये नेशनल कप्स हैं इनमें से भी बहुत से लड़के मिलते हैं। देखो अब साहबजादा फरहान को आपने डाल दिया, हसीब भी एक लड़का है, वो दूसरा हारिस भी एक लड़का है, जमान एक लड़का है, वो पता नहीं कौन कौन, मतलब मैं अब तो मुझे नाम भी इतने शायद याद है क्योंकि ये कश्मीर प्रीमियर लीग और सिंध प्रीमियर लीग और PSL और ये बाकी चीज़ों में आप आते हैं। जहाँ तक पैसे का ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के ये सोचना है कि आपने कितनी लीगें आपने लोगों को देनी है। देखो वेयर एंड टेयर होता है ना हर चीज का, गाड़ी का भी वेयर टेयर होता है, तो थोड़ी देर के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। तो वेयर टेयर अगर पाकिस्तान की टीम को फिलहाल आपकी कंसंट्रेशन T20 के ऊपर है, जो कि आपके आगे मेरा ख्याल टूर्नामेंट वगैरह जो वर्ल्ड कप या क्या हो रहा है वो होने वाला है, तो जो आदमी सिर्फ लीग को प्रेफर करे अपनी नेशनल टीम के बगैर, मेरे ख्याल में उसको आप गुड बाय कहें। वो रिटायरमेंट लेता है उसको रिटायरमेंट लेने दें, उसके बाद NOC तो उनसे आपसे ही लेना है ना कि जी मुझे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली या फलानी लीग खेली। ये क्या बात हुई कि 5वें मैच में बाबर आजम कहता है जी मैं नहीं खेलना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई ग्रोइन इंजरी है कि क्या, वहां से उठ के चला जाता है बांग्लादेश में, जाके 50 मार देता है। तो मेरा मतलब है हर चीज को आप अगर क्रिकेट बोर्ड इनके दबाव में रहेगा तो क्रिकेट नहीं चल सकती आपकी। प्लेयर्स को अपनी जगह बताएं। हम प्रॉब्लम ये होती थी कि जब आपके पास बैकअप सपोर्ट ना हो, अगर एक आदमी के पीछे 2-3 आदमी नहीं है तो वो सर पे चढ़ जाता है। जब आपके पीछे 1-2 प्लेयर हैं तो उसको निकालें बाहर, अगर वो अपना दिखाता दिमाग उससे बात करें, समझाएं उसको। नहीं समझता, अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते तो उसको थैंक यू वेरी मच, यू रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अगर खेलना जाओ लीगें खेलो, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना तो खेलो, बट नेशनल टीम में आपका कोई काम नहीं। तो आपको इनको सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको बहुत पैसा मिलता है, ये बहुत पैसा है। आपको 65 लाख रुपया, यार मैं तो सोच नहीं सकता कि मतलब 65 लाख तो टॉप कंपनी के CEOs जो है उनको भी नहीं मिलता। तो ये लीगें भी खेलें, नेशनल टीम से भी पैसा लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसा लें, फिर ऊपर से एडवर्टाइजमेंट के राइट्स वगैरह उससे भी पैसा लें, फिर टीवी के ऊपर एड्स आए तो उसके भी पैसा लें। तो आप इमेजिन करो ना कि एक आदमी को कितना पैसा मिलता है। तो मेरे ख्याल में नेशनल टीम, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, बैठ जाएं, सोचें कि किसको क्या करना है, किसको क्या लीग खिलवानी है, नहीं खिलवानी, किसको आपने बचाना है और किसको आपने नहीं बचाना। अगर शाहीन अफरीदी खेल के खत्म हो गया तो आपके पास एक फास्ट बॉलर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, शाहीन अफरीदी नहीं है तो कोई और है, हारिस रऊफ नहीं है तो कोई और है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। आफ्टर ऑल ये आपका एक लड़का अभी मेरे ख्याल को अमजद के पता नहीं कौन सा लड़का है जो बड़ा, उससे को 5 विकेट ले लिए, आमिर जमाल, उसका बड़ा नाम है। तो आपके पास अब टैलेंट की कमी नहीं। मतलब ये है कि अगर आप इन लोगों को सर पे चढ़ाएंगे तो ये आपके सर पे चढ़ते जाएंगे, लेकिन ये सर पे उसी वक्त चढ़ते हैं जबकि आपके हर हाल में, हर जगह पे ऊपर गैर यकीनी हालात है। ना क्रिकेट बोर्ड स्टेबल है, ना आपके कोचिंग स्टाफ स्टेबल है, ना आपकी एकेडमी स्टेबल है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब। आप अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक और साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब ने। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट की को तरजीह दे रहे हैं और पाकिस्तान से रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों ने ली भी है रिटायरमेंट, कुछ ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि अगर उन्हें लीग क्रिकेट से रोका जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि ये कमज़ोर फैसला साजी है, इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर है कि खिलाड़ी उसके कहने में नहीं है, और इसका हल फिर आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मैं अभी जो हल तजवीज़ किया जा रहा था आपके इस प्रोग्राम में, मैं इस किस्म के फौजी और मार्शल लाई किस्म के हलों के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी जो होता है
वो बड़ी एक मुश्किल से बनता है, मेहनत से बनता है, और अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं वो बड़े नायाब होते हैं। उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी वैल्यू तस्लीम की जानी चाहिए। ठीक है। तो इस किस्म के फौजी हल जो होते हैं उसका आपने नतीजा देखा है साबका दौर में भी। ये 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसके हम पूर्ण मैचिस में से बाहर हो गए थे, यानी इतना शानदार सारा वो कारकर्दगी थी। तो मैं इस किस्म की चीजों के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों का जितना पैसा भी क्रिकेट बोर्ड कमाता है वो खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा होता है, उनकी काबिलियत के नतीजे में आता है, और वो उनके पास ही जाना चाहिए। अब मुसीबत ये है, यकीनन इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, उसकी कमी है। क्रिकेट बोर्ड में इस्तेहकाम नहीं है, उल्टे पुल्टे किस्म के लोग वहाँ पे आते हैं। और फिर मजीद मुसीबत ये है कि वहाँ पे भी गिरोहबंदी मौजूद है। ऐसे ऐसे लोग कुर्सियाँ संभाल के बैठे हुए हैं, फालतू किस्म की तनख्वाहें ले रहे हैं। 10 लाख 15 लाख तनख्वाह जो है वो बड़ी आम तनख्वाह है। यानी वो शख्स जिसकी मार्केट में कीमत जो है कोई लाख डेढ़ भी नहीं है, उसको भी 15 लाख दिया जा रहा है। इन हालात में अब जो खिलाड़ी हैं उनका ये सोचने में हक बजाने पे कि ये सब कुछ हमारी मेहनत के नतीजे में है, तो हमें इसमें से कितना हिस्सा मिल रहा है। लोग ये नहीं सोचते, 65 लाख रुपए की बात कर देते हैं, कि ये नहीं सोचते कि इस क्रिकेटर की कितनी जिंदगी है। 5 साल 7 साल बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा तो 10 12 14 साल चला जाएगा, तो उसे जो कुछ भी इस बेचारे ने करना है उसी एक थोड़े से अरसे में करना है। इसलिए इन चीजों में तवाज़न कायम करने की जरूरत है। यकीनी तौर पे मुल्की क्रिकेट को, कौमी क्रिकेट को, कौमी टीम के लिए दस्तयाबी को यकीनन फौकियत होनी चाहिए लीगों पर सफर। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आप अगर उनके हिस्से का हक मार के अपने क्रिकेट बोर्ड में फजूल सियासी तौर पे असामियाँ बना के उससे लोगों को बैठाएंगे तो उनके दिल पे खलिश पैदा होगी। मेरी कई खिलाड़ियों से बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि जी हमें क्या देते हैं और दूसरी तरफ लोगों को क्या दिया जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि जो बैनुल अक़वामी किस्म के जो रेट्स हैं क्रिकेट के, जिस तरह खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं उस तरह के पैसे दिए जाएं। उनके लिए एक तवील मुद्दत के जो प्रोग्राम बनाए जाए कि जब वो क्रिकेट से फारग हों फिर भी उनको पैसे मिलते रहे। इन चीज़ों पे सोचो विचार होने चाहिए। बाकी रह गई लीग खेलने का मामला, तो आप उनको क्यों नहीं मुल्की क्रिकेट को इतनी पुरकशिश बना देते पैसे के लिहाज से कि कोई छोड़ के लीग की तरफ ना जाए। क्यों नहीं आप कर सकते? क्या पैसे की कमी है? ऐसी चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों पे बैठ के सोचना चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं करनी चाहिए, उनकी दिलजोई करनी चाहिए। और ये है कि वो सर पे सवार होते रहे, कि क्या सर पे सवार होने की बात है? उनका हक नहीं है कि वो पैसे जब ज्यादा आ रहे हैं तो वो ज्यादा की तवक्को रखते। 5-10 साल के बाद उन्होंने फारग हो जाना होता है। और जो ये ऊपर बैठे हुए हैं इंतजामिया के नाम पे, इनकी क्या अहलियत है? किस खुशी में ये इनको पैसे दिए जा रहे हैं? बिल्कुल गलत सोच है। इस पे क्रिकेट बोर्ड को दोबारा सोचना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, ये जो कप्तानों वाला मामला है, ये जो ग्रोह बंदी है, खिलाड़ी जब ख़ुद को खेल से बड़ा समझना शुरू कर दे और वो एक तरह से ख़ुद से फ़ैसले अपने सुनाना शुरू कर दे कि जो वो चाहेगा वो होगा, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नज़र ना आए, अपने आप को सामने रखें बजाय इसके कि मुल्की मफाद के, तो आपको लगता है कि इसका फिर क्या हल निकलेगा अगर यही सूरत हाल इस वक्त भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका सामने आया तो? देखिए इमरान साहब, डिसिप्लिन तो बहुत अहम चीज़ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि डिसिप्लिन हमारे इर्द नजर दौड़ाएं, कहाँ आपको डिसिप्लिन नजर आता है? क्रिकेट बोर्ड में कौन सा डिसिप्लिन है? जिस इदारे ने डिसिप्लिन का निफाज करना है, अगर वो खुद ही डिसिप्लिन के फुकदान का शिकार है तो टीम में कैसे डिसिप्लिन आ सकता है? ये सारी चीजें जो है वो ऊपर से शुरू होता है। ऊपर डिसिप्लिन हो, चीजें ठीक हो, वहाँ पे ये जो है वो दड़ेबंदियां ना बनी हो, वहाँ पे लोग 20-20 साल से कुर्सियां संभाल के मुफ्त की तनख्वाहें ना ले रहे हों, तो फिर डिसिप्लिन ऊपर से आ जाएगा। और डिसिप्लिन टीम में यकीनन होना चाहिए। और उसके लिए ये नहीं है ये डंडे से डिसिप्लिन करने की बजाय मेरा ख्याल है कि अगर उनके साथ इंसाफ के साथ निपटा जाए, उनके साथ असूलों के मुताबिक मामला किया जाए और उनको समझाया जाए
तो उनमें डिसिप्लिन आ जाएगा। और क्रिकेट बोर्ड की क्या कंट्रीब्यूशन है इन खिलाड़ियों में, मुझे ये तो बताइए ना। ये खिलाड़ी जो है, कोई गलियों में खेल के खिलाड़ी बनाया है, कोई मोहल्ले से खेल के बनाया है, कोई गांव से खेलता हुआ आया है, उनमें सलाहियत तो अपनी होती है, वो खेलते हैं। सिर्फ ये होता है कि जब वो आ जाते हैं कौमी सतह पर, उनका नाम आता है, तो क्रिकेट बोर्ड उनको चुन लेता है और उसके बाद उन पर काम लेना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों को रीथिंक करने की या फिर नौ इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि जीवन डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई इसमें शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन कायम करने के लिए जो तकाज़े हैं, अगर वो तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, माहौल में पूरे नहीं हो रहे, ऊपर वालों को पूरे नहीं कर रहे, सिलेक्शन में डिसिप्लिन कोई नहीं नजर आता, किसी को एक मैच खिलाया, बार बैंक किया, किसी के साथ कोई नाइंसाफी होगी, तो नाइंसाफियों का तो एक लामुतनाही सिलसिला है जो हर तरफ मुझे नजर आ रहा है। तो इन हालात में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने अपनी मेहनत से अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत के मुताबिक कुछ अपना नाम बनाया है, आप सारा डिसिप्लिन उन पे लागू करने की कोशिश करें और बाकी सारे हालात मादत पे जो करते फिर कि कहाँ की डिसिप्लिन की बात, बाकी कहाँ डिसिप्लिन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक़ चेयरमैन, उन्होंने अपने ख्यालात पाकिस्तान में डिसिप्लिन के हवाले से, खिलाड़ियों की मनमानियों के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं उन हवालों से कि किस तरह से हो रहे हैं, किन चीज़ों की पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम करेंगे इस हिस्से में पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और गुज़रे चंद रोज़ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान हॉकी में, वैसे तो हम दहाइयों से नाकामियों के भंवर में फंसे हुए हैं, नाकामियों का हमें मुसलसल सामना है, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ में एक के बाद दीगरे नाकामियों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है। वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान का पता कोई नहीं होता। ओलंपिक मुकाबले होते हैं, पाकिस्तान का कोई पता नहीं होता। इन दिनों हॉकी के फॉर्मेट भी बदल गए हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान हॉकी की हालत नहीं बदली है। ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले हमने शनाज शेख साहब से भी बात की थी, वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच की हैसियत से साथ गए थे क्वालिफाइंग राउंड में। पाकिस्तान नाकाम क्यों रहा है, पाकिस्तान कब तक नाकाम होगा, और ये हम कब तक ये बहस करते रहेंगे कि ये नाकामी क्यों हुई है। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान हॉकी टीम को मुसलसल नाकामियों का सामना है। आपको लगता है कि हम इस दौरे जदीद में भी कदीम दौर की हॉकी खेल रहे हैं, या उसकी ख्वाहिश रखते हैं, या उन्हीं तरीक़ों पर काम कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं, ये सोचते हैं और हम इसके ऊपर कायल भी हैं कि हम इन्हीं तरीक़ों पर चलते हुए वापस दुनिया हॉकी में अपना नाम बुलंद कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा इमरान, के मैंने शहनाज शेख का इंटरव्यू भी सुना मैंने, और बड़ा मतलब कमाल वाला इंटरव्यू था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर परफॉर्मेंस देखें, 12 साल हो गए हमने क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड कप से हम बाहर हो रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की हॉकी किसी तरह रिवाइव हो, वो 12 से 16 टीमें कर देते हैं, बड़ा वो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम है कि हम ही ठीक नहीं हो रहे। और आपने जैसे कहा कि अभी दोनों फॉर्मेट पे हम पहले क्वालिफिकेशन में गए, जो मेरे ज़ाती ख्याल में बहुत सूटेबल और बड़ा अच्छा क्वालिफिकेशन का मौका था, जिसमें हम नाकाम रहे। क्योंकि न्यूजीलैंड की रैंकिंग 10वें नंबर पे है, हम उस वक्त 16वें-17वें नंबर पे थे। कोई मैच नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करते तो हम हो सकता था कि क्वालिफाई कर जाते, उससे बड़ा फर्क पड़ता। फिर उसके बाद 5 साइड में देखें कि आप हशर हो रहा है कि हम 9 में से 12वें तक खेल रहे हैं। तो इसमें शहनाज शेख का मैंने इंटरव्यू सुना, आपके मैंने कमेंट्स भी सुने बड़े अच्छे, इकबाल के भी मैंने सुने बड़े अच्छे कमेंट्स, तो बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। हमें हॉकी को ठीक करना है तो डोमेस्टिक हॉकी ठीक करनी पड़ेगी, हमें ठीक करना है तो अपनी सियासत ठीक करनी पड़ेगी, हमें अगर हॉकी में कुछ ठीक करना पड़ेगा तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ठीक करनी पड़ेगी, हमें अगर कुछ ठीक करना पड़ेगा तो हॉकी की रैंकिंग बेहतर करके स्पॉन्सरशिप लानी पड़ेगी। हम सब चीज़ें तो चाहते हैं गवर्नमेंट करे, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कोई भी हो, इन 15 सालों में सब ये कहते हैं हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ सियासत करनी है, आपको बाहर फेंकना है, मुझे बाहर फेंकना है, उसको अंदर लाना है, उसको अंदर लाना है। उसमें हमारे ओलंपियन माशाअल्लाह एक से एक वर्ल्ड क्लास जो है वो अपना कंधा दे देता है कि आओ मैं तैयार हूँ, तो फिर बाद में कहते हैं कि हमें मौका भी नहीं मिला, हम $200 में खेलने चले गए, हम फलाना करने चले गए। तो ये हमें बहुत मिल बैठ के सोचना होगा,
पोटेंशियल है, पाकिस्तान आ सकता है आगे अगर थोड़ी सी नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हों और थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो बेहतर हो सकता है। आप समझते हैं कि पोटेंशियल है पाकिस्तान हॉकी में आज भी? मैं इतना पूरी उम्मीद हूँ कि अगर आप खिलाड़ियों के खेल देखें, इसी टूर्नामेंट में आप देख लें कि हम यूट्यूब पे देख रहे हैं क्योंकि टीवी तो नहीं दिखा या कोई और चैनल तो नहीं दिखा रहे, पोटेंशियल है। कमी है तो सिर्फ स्टेमिना की, जिसको कहते हैं फिटनेस की, सुपर फिट होना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को। नंबर 2 मेंटल एटीट्यूड, कि उनको इससे निकालना होगा कि हमें डेली मिली, हमें डेली नहीं मिली, वो बात की बात है। पहले परफॉर्म करें आप, जिस वक्त आप परफॉर्म करेंगे सब चीज़ें आपके करीब आ जाएंगी। जैसे हमारे वक्त में देखें, हमसे बात शबासीर के वक्त में देखें तो सब चीज़ें खुद ब खुद आती गई, डिपार्टमेंट भी आते गए, स्पॉन्सरशिप भी मिलती गई और यूरोपियन लीग भी हमारे खिलाड़ी खेलते रहे। तो ये चीज़ें होती हैं विक्ट्री से। आप हमारे साथ वाले मुल्क में देख लें, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे घूम रहा है पिछले 10 सालों से। एक खिलाड़ी जो है वो मेरे ख्याल में जो मुझे बताते हैं, जो फीडबैक है वो वेरी वेल ऑफ है और उसको इंडियन हॉकी लीग से पैसे मिलते हैं और मुख्तलिफ 13 डिपार्टमेंट हैं जो मतलब बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, ठीक है, उनको उसमें नौकरी भी मिलती है। अच्छा, अभी ये जो इस वक्त हमारा मसला एक ये है, जैसा आपने कहा कि ये जो आते हैं, एक तो गैर मुतनाज़ा किस्म के लोगों को आना चाहिए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अच्छे तरीके से चलाएं। ये जो कोचिंग है, हम एन उससे पहले इवेंट से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अचानक हमें पता चलता है कि हमने कोच बदलना है, हम कोच बदल देते हैं। आपको लगता है कि ये इस तरीके से, जब हम इतने नीचे हैं कि अगर हम 15वें पे आते हैं तो हमारे PHF का प्रेसिडेंट बयान जारी कर देता है कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो गई है, 15वें पे भी खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम 15वें पे हैं, तो आपको लगता है कि इन हालात में भी जो ओहदों की सियासत है, जो एक दूसरे की टांगें खींचने वाला सिलसिला है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोच अपने लगाएं, बाहर से लगाएं, क्या करें? देखिए, कोचिंग जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में आप देखें कि वो 3 से 4 साल तक उसको मौका देते हैं और फिर परफॉर्मेंस भी देखते हैं इन बिटवीन। अगर सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो मेरी 1.5 साल में परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि मैंने टीम के खिलाड़ियों के साथ कितनी हम आंगी है मेरी, मैं खेल को कितना जानता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और बेल्जियम के खिलाफ अपनी टीम को किस तरह मैं खिलाता हूँ। अब तो इस नहज पे पहुंच गई ना हॉकी, डे टू डे बेस पे हम खेल रहे हैं, उससे परफॉर्मेंस पता चल जाती है और कोच को खुद भी पता होता है। चाहे मैं 2.5 साल के बाद जितना बहाना मारूं कि जी मुझे 6 महीने और दे दें, तो मैं झूठ बोलूंगा। मैंने जो कुछ करना है वो 2.5 साल में मैंने परफॉर्म करना है, 2 साल में उस पर इम्प्लीमेंट करनी है अपनी चीज़ें और 2.5 साल के अंदर मैंने रिजल्ट देना शुरू कर देना। अगर नहीं दे सकता तो मुझे निकाला है तो बिल्कुल ठीक निकाला है। दूसरी, जैसे आपने बात की कि बाहर का कोच या अंदर का कोच, मुझसे पूछें तो बाहर का ट्रेनर होना चाहिए, वीडियो एनालिस्ट होना चाहिए और पाकिस्तान का कोई नॉन कंट्रोवर्शियल अच्छा खेला हुआ खिलाड़ी और वो एक इतनी 50 से करीब होना चाहिए। वो हमें ढूंढना पड़ेगा, उसको हम ग्रूम करना पड़ेगा मेंटली, तो पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो सकती है। आप कहते हैं ना, ये पूरी उम्मीद बड़ी हॉकी हो रही है, इतने गंदे हालात के बावजूद बच्चे खेल रहे हैं, आप अकेडमी देखिए बन रही हैं, उसमें उनकी ग्रूमिंग हो रही है, लेकिन उस लेवल पे ग्रूमिंग नहीं कि एक खिलाड़ी को पता ही नहीं कि मैंने इस रूल को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अभी जैसे इस टूर्नामेंट में सबने ये कहा, मैंने भी देखा कि हाई बॉल का एडवांटेज उठाया उन्होंने, ठीक है, हाई बॉल तो हमारे ज़माने में भी थी। आप उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार रहो या उस कोच की तारीफ करो न्यूजीलैंडर की जिसने और जर्मनी के कोच की जिन्होंने हाई बॉल को हमारे खिलाफ इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें तो सीधी सी बात है कि जैसे हाई बॉल ड्रॉप हो, आप किसी अफेंडर के साथ हो जाए तो फाउल हो जाता है। ये तो फिर कोच मैनेजर का काम है ना, आप उन खिलाड़ियों को बताएं कि हाई बॉल के करीब पहुंचना है आपने, जब वो उसका साथी जिसने हाई बॉल फेंक की रोकेगा और आप नज़दीक होंगे तो वो डेंजरस बॉल हो जाएगी, आपको हिट मिलेगी। ये चीज़ें करने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह साहब, आपने अपना वक्त दिया। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, तो बात सुनने की ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम की मुसलसल नाकामियों का अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान टीम बरसों से, दहाइयों से उन मसाइल से दो चार है कि जहाँ पर हमें
ना तो अगर वसाइल आते हैं तो हमें ये नहीं समझ आती कि हमने इन वसाइल से फ़ायदा कैसे उठाना है, हमें ये समझ नहीं आती है कि हमने किसको लगाना है। हम ऐसे लोगों को तब्दील करते हैं और ऐसे अपने लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आपको कुछ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान हॉकी के साथ दर हकीकत हो क्या रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वसीम फ़िरोज़ साहब को भी फ़ोन में प्रोग्राम में शामिल करें, उनकी राय भी आप तक पहुंचाएं। वो पाकिस्तान हॉकी टीम की ये जो मौजूदा कारकर्दगी है उस हवाले से क्या राय रखते हैं, किस तरीके से आगे पाकिस्तान को बढ़ने की ज़रूरत है। और हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल की, तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है वो भी मसाइल का शिकार है, पाकिस्तान की जूनियर टीम भी मसाइल का शिकार है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर वसीम फ़िरोज़ साहब से गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से। वसीम फ़िरोज़ साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साहब, ये पाकिस्तान की हॉकी गुज़िश्ता 5-6 हफ्ते देखते हैं तो मुसलसल, वैसे तो बरसों से नाकामियाँ हैं, लेकिन ये यके बाद दीगरे जो नाकामियाँ आई हैं, ये लगता है कि शायद हम अभी तक सुधरे नहीं हैं और हम शायद दुरुस्त सम्त में अभी भी या चलना नहीं चाह रहे हैं या चल नहीं रहे हैं या हम चलना ही नहीं चाहते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताया चलूँ कि हमारी सबसे पहले गलतियाँ बहुत सारी हैं, हम दुरुस्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर बात ये जो लॉबियाँ बनती हैं ना, इससे टीमें नहीं जीतती। अब आप ये देखें कि हमारे बुख्ती साहब आए, तारिक बुख्ती साहब नए सदर आए, ठीक है ना, आते ही उनको एडवाइस लेना चाहिए थी अपनी सिलेक्शन कमेटी से, अपने एडवाइजर से, ठीक है ना, जो साथ उनके हैं उनसे लेते। अब आप एक किसी प्लेयर से एडवाइस लेंगे जो कि नया नया आया हो और वो पाकिस्तान टीम का कोच हो और वो अपनी मैनेजमेंट हाथ में ले ले और वो सबको बाईपास करते हुए जाके टीम बना के बगैर सिलेक्शन कमेटी के और टीम जो है वो साइन करवा ले अपना बुख्ती साहब से, तो मैं कहता हूँ फिर ये पे हारी होती है, जीत कहाँ से मिलेगी आपको। और बुख्ती साहब को भी सोचना चाहिए था कि भाई ये वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जा रहे हैं अपना मस्कत, वहाँ पे 2 टूर्नामेंट हैं, एक हॉकी 5 है, वर्ल्ड का फाइनल राउंड है और एक जो है वो ओलंपिक के जो है वो अपना जिसे कहते हैं कि क्वालिफाई राउंड है। आप दोनों में आपको नाकामियां मिली हैं, आप दोनों के अंदर आप एक ही कोच को भेज रहे हैं, कोच तब्दील होता है। शहनाज शेख साहब साथ गए हुए थे, तैयारी आपकी कुछ भी नहीं है, फंडिंग आपके पास है नहीं, बच्चों को आपने धर्म भरम कर दिया है, सिलेक्शन कमेटी से आपने राय नहीं ली, ठीक है ना आपने कोई इनपुट रखा, आपने कैंप लगाया तो 18 दिन का लगाया। ऐसे थोड़ी कोई टीमें जीतती हैं। वहाँ जो टीमें जो ओलंपिक क्वालिफायर, अब 12 साल से टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है ओलंपिक के लिए, ठीक है ना। आप देख लें कि पहले 4 साल गुजरे, फिर 4 साल तो बच्चा तो महरूम हो गया, वो ओलंपियन कहाँ से होगा। दूसरी बात है, हुकूमती सतह के ऊपर आज मैं आपके चैनल के तवक्कुल से बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा नुमाइंदा है जो कि इस कौमी हॉकी टीम को बचा ले इन लोगों से जिन्होंने हॉकी का बर्बादा किया है। किन लोगों से वसीम फ़िरोज़ साहब? अभी तो चंद दिन पहले तक हम कह रहे थे कि खालिद सजाद खोखर से बचा लें, अब हम कहें कि तारिक बुख्ती से बचा लें। नहीं, तारिक बुख्ती तो नया है ना, तो 0-0 है। हाँ। उनको तो हॉकी का हाउन ही नहीं है। हाँ। लेकिन ना वो तो एक सियासी पहलू पे वो आए, अंदर आ गए, ठीक है ना। उनको लेके आगे उनको आपने एक टारगेट दे दिया कि जी आप जो है फंडिंग लेके आइएगा और हॉकी को बेहतर कीजिएगा। क्योंकि खालिद सजाद खोखर थे जो काफी अर्से से नाकामयाबी उनको मिल रही थी, 8 साल से बैठे हुए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो तो बहुत पहले उनको खुद चले जाना चाहिए था कि भाई नए मैनेजमेंट आए और नए सदर आए तो वहां से आप आगाज देते। मगर 2024 के अंदर आपके सामने है कि हो क्या रहा है। ये हुआ ये कि नया अभी साल आया आपका, उस साल के अंदर आपको 2 शिकस्तें मिल नहीं आती। बच्चों को आप जो है उनको आप ये जो सदर जो होते हैं ना, ये फंडिंग लेके आते हैं, हुकूमत से लेके आते हैं और उस फंडिंग को नाजायज ना हो, उस फंडिंग को सही जगह पे पहुंचाना होता है, वो सदर की निगरानी में होता है। अब सदर जो है उस पे जो खालिद सजाद खोखर साहब थे, उनके इतना अरबों रुपया उनके पास आया, ना लीग हो पाई उस जमाने में, ना बच्चों को पैसा मिला, ना नौकरियां मिली बच्चों को। तो आप मुझे बताइए, कौमियों की खेल है हमारा। मैं तो क्योंकि मैनेजमेंट के साथ भी रहा हूँ, टीम के साथ भी रहा हूँ, 2013 से मैं साथ हूँ, ठीक है ना। आज सब कुछ मुझे अंदर का जो है चट्टा पट्टा पता है क्या हो रहा है। बाजी के मैं बुलंद आवाज करने वाला ना, उसको दबा दिया जाता है। अब बैक डोर से कोई लोग आते हैं, ठीक है ना, सियासी पहलू से, और आके हॉकी का बर्बादा कर देते हैं। वो भाई राइट वे में राइट बंदे को लेके आओ ताकि वो हॉकी को खिलाए। और हॉकी ऐसे नहीं खेली जाती। हॉकी के लिए 5 साल तक एक कोच को जो है आप छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर वो 5 साल तक अगर हॉकी वो नहीं खिलाता, वो उस टारगेट को पूरा नहीं करता, तो उसको आप हटा के और नया कोच लेके आते हैं, नई मैनेजमेंट लेके। अब बच्चों में कॉन्फिडेंस है नहीं, जिसे कहते हैं कि
हर 6 महीने बाद कोच चेंज होता है। यार ये कौन सा तरीका है? 6-6 महीने में बच्चा भी 6-6 महीने में चेंज होता है। जो कोच आता है वो अपनी मनपसंद लड़का लेके आ जाता है, वो लोगों को। तो आपका मानना ये है कि आज भी जब हम मुसलसल नाकामियों से दो चार हैं, हम अपने लोगों को लगाने में मसरूफ हैं, हम हॉकी का नहीं सोच रहे हैं। भाई आप उन लोगों को लगा रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आज भी देखें 2 धड़ बने हुए हॉकी के, आज भी आपको पता है कि कौन से धड़ बने हुए, वो मानते ही नहीं है, खुद बुक कर गए हैं कि उनका कम से कम पोस्टमार्टम कराएं। हुकूमत को चाहिए, इतना पैसा जाया हुआ है। भाई देखे ना, खोखर साहब के दौर में सेक्रेटरी बना आसिफ बाजवा भी था, ठीक है ना, वो तो कासिम जा के दौर से चले आ रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपने जो कहते हैं म्यूजिकल चेयर थे, फिर वो अंदर आ गए, फिर शहबाज सीनियर अंदर आ गए, फिर राना मुजाहिद आए। इन सारों ने हॉकी को बेहतर करने के लिए जो है करने की जगह तो हॉकी को बेहतर नहीं किया, मगर पैसे का इस्तेमाल खूब किया। और भाई पैसा बच्चों के पास भी नहीं किया। अब बात सिर्फ मैं ये करूंगा कि आप इनको तो चाहिए नीचे काम करें, कि नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम करें ताकि बच्चा ऊपर की सतह पे आए। अब ये मांगते हैं हाई लेवल की सीट के ऊपर बैठ के हमें ऊपर की चाहिए, जॉइंट ट्रिप चाहिए, बाहर जाएं, हमें अपना टिकट में और TADA मिले। यार ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। मैं तो ओपन बात करता हूँ, देखें मुझे नहीं चाहिए हॉकी का मैच। आज भी कहता हूँ मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए तैयार हूँ, नीचे की सतह पे। कौन करेगा नीचे काम? जब आपका घर का स्ट्रक्चर ही खराब हुआ है तो आप कहाँ से मकान बनाओगे? आपकी इमारतें नहीं खड़ी हो रही हैं और इमारत के ऊपर चढ़ने के लिए बैठे हुए हो आप। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, ये एक सिस्टम है, ये कौमी हॉकी खेल है हमारा, जिसने इतने मेडल ला के दिए, इतना ग्रो। आज लोग जो है बद्दी लोग हैं, पता है आपको, देखते नहीं है हॉकी, कहते हैं छोड़े यार, 11 लोगों के नाम नहीं पता उन्हें। ये हम लोग ने हॉकी खेली, वर्ल्ड कप जीता, पता नहीं कितने लगातार 335 मैच खेले, चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक, पता नहीं कितने लगातार मैच खेले, मगर लोग हमें जानते हैं, आज आप भी जानते हैं। मगर आपके 11 बच्चों के नाम बता दें, आप अंदर बैठे हुए, मुझे बता दें आप बैठे हुए, आप मीडिया में बैठे 11 लोगों के नाम नहीं बताऊंगे आपको। यही नहीं पता कि कौन सा लड़का खेल रहा है। वो बाइक 11 लड़के खेलते हैं, 5 साल तक 4 साल तक टीम छोड़ दी जाती है। अब ये मनमानियां चलती रहेंगी तो मैं कहता हूं आपका ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू सुनकर के वसीम साहब कोई बेहतरी की आपको उम्मीद नहीं है? आपको लग रहा है कि ऐसे उम्मीद होगी? जो आते हैं वो अपनी अपनी मनमानियां करते हैं बैठ के, वो राइट लोगों को लेके ही नहीं आते ऊपर। भाई राइट लोगों को ऊपर लेके आएंगे तो देखिए ना, हुकूमत ने पैसा देना बंद कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट दे रही है 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं। शकील अब्बासी आए, दिलावर आए, शहनाज शेख साहब आए, ये दुरुस्त लोग नहीं है आपके ख्याल में? दुरुस्त होते तो टीम जितवाते ना, टीम जितवाई आपकी। 2 टूर्नामेंट में आपको शिकस्त हो गई, आप 2 मैच जीते हैं सिर्फ, एक नाइजीरिया से जीते हैं हॉकी 5 के अंदर और एक जीते हैं चाइना से आपने ओलंपिक के क्वालिफाई के अंदर, बाकी सब हार गए आप मैच, देख लें आपके सामने। इन 2 टूर्नामेंट के अंदर आपने 9 मैच खेले और 2 जीते हैं सिर्फ, बस वो भी हल्की लो क्लास टीमों से अपने, जिनका रैंकिंग ही नहीं है। फिर ऑल्टमन्स बेहतर थे आपके ख्याल में? ऑल्टमन्स बेहतर थे, उनको जो हटाया? बेहतर की देखें, बेहतर की जब होती है जब आप टीम के राइट लोगों को लगाते हैं, उन लोगों को नहीं लगाते जो कि सियासी पहलू पे आके बैठ जाते हैं, जो मनमानियां करते हैं, जो दादागिरी करते हैं अंदर आके। ठीक है, आपका ये मानना है कि आज भी सियासी जो राबते हैं, ये सियासी ताल्लुकात हैं, उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान हॉकी के फैसले हो रहे हैं। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी है फिरोज साहब की भी। उनका ये मानना है कि आज पाकिस्तान की हॉकी गो के सदर के ओहदे पर तब्दीली आई है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के काम करने के अंदाज में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। आज भी पाकिस्तान हॉकी में सियासी मदाखलत है, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों को अहम ओहदे दिए जा रहे हैं जो कि शायद इनके ख्याल में उस ओहदे के काबिल नहीं हैं, उतनी अहलियत नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इस वक्त भी मुसलसल नाकामियों का सामना है। इस सारी गुफ्तगू में जो सबसे अहम और सबसे अच्छी चीज़ है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बेहतर हिकमत अमली के साथ, वो है समीउल्लाह साहब की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि पोटेंशल है खिलाड़ियों में जान मौजूद है, लेकिन उससे फ़ायदा उठाएगा कौन? ये सवाल आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।